नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर, इसमें भी जो अपना टॉपिक चल रहा है वह है गुट निरपेक्षता। क्लियर बच्चों? इससे पहले मैंने गुट निरपेक्षता की 3-4 क्लासें ली हैं और उसमें आपको मैंने विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया है। और गुट निरपेक्षता के बारे में मैंने ये बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के जो देश थे वो 2 खेमों में बढ़ गए थे, जिनमें एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका का था तो वहीं एक गुट सोवियत रूस का था। एक साम्यवादी समर्थक रूस, एक पूंजीवादी समर्थक अमेरिका। और 1947 के बाद विश्व पटल पर बहुत से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो स्वतंत्र हो रहे थे। अतः उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अमेरिकी गुट में शामिल होना या रूस के गुट में शामिल होना। भारत भी उस समय आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो भारत ने विश्व के समक्ष तीसरे मोर्चे की जो बात थी वो रखी और वह था गुट निरपेक्ष। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो यूगोस्लाविया, नासिर मिस्र के, इन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया। उसके अंतर्गत ये बातें थी कि हम न तो अमेरिकी गुट में सम्मिलित होंगे न रूस के गुट में सम्मिलित होंगे, बल्कि हम गुट निरपेक्ष नीति का अनुपालन करें। इसके तहत हम किसी भी गुट को समर्थन नहीं देंगे, न ही अनावश्यक रूप से जो युद्ध हो रहे हैं उनमें हिस्सा लेंगे, और न ही विश्व के जो अन्य राष्ट्र हो जो अपनी नई स्वतंत्रता को प्राप्त की है उनको इनकी ओर धकेलने देंगे। अतः इन्होंने विश्व के जो देश थे उनको गुट निरपेक्षता का एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार वह किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए और अपना एक अलग ही गुट बना लिया। हालांकि इसके सिद्धांत सैद्धांतिक रूप में तो ठीक थे, किंतु व्यवहारिक रूप में इतने प्रभावित नहीं हुए। इसकी जो सदस्यता थी वो ये थी कि दोनों गुट में सम्मिलित ना हो और इसमें आ सकता है, किंतु बाद में व्यवहारतः इनको अनुपालन नहीं किया गया। अब कोई भी जो यूएनओ का सदस्य है या गुट का सदस्य है वो भी इस गुट में नॉन अलाइड मूवमेंट में आ सकता है। आदि विभिन्न बातों पर डिस्कस करने के बाद मैंने आपको इसकी जो उपलब्धियां हैं वो भी बताई थी और इसकी जो कमियां हैं वो भी बताई थी। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही इसके बारे में भी थोड़ी सी मैंने परिचर्चा की, और भारत की गुट निरपेक्षता के सिद्धांत और व्यवहार की भी बात की थी। इसमें थोड़ा सा और रह गया था, उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है भारत की गुट निरपेक्षता, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत और व्यवहार, इसके बारे में परिचर्चा जारी रहेगी और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की गुट निरपेक्ष नीति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि इसकी यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं, यानी इसकी यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं। कितनी जगह ये रुकी, कहीं वहीं से वापस चालू हुई और यह एक गतिशील विदेश नीति सिद्ध हुई, और यानी यह एक गतिशील विदेश नीति सिद्ध हुई। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे 1947 से 1950 तक।
1947 से 1950 के मध्य भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वह किस प्रकार चल रही थी उसका अध्ययन करेंगे। अपने प्रारंभिक वर्षों में गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति बड़ी अस्पष्ट थी, यानी इस जगह यह अस्पष्ट थी। कई लोग इसे तटस्थता का पर्यायवाची मानते थे और स्वयं नेहरू ने इसे सकारात्मक तटस्थता कहकर पुकारते थे, यानी सकारात्मक तटस्थता इसे पुकारते थे स्वयं नेहरू जी। तो यह इसे जो विद्वान जो कहते थे कि ये तटस्थता की नीति है वह आंशिक रूप से सही भी थी। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की तरफ झुकी हुई थी, यानी अमेरिकी गुट की ओर झुकी हुई थी। पश्चिमी गुट की तरफ से भारतीय झुकाव के कारण थे सुरक्षा के मामले में भारत पश्चिमी गुटों पर निर्भर था, यानी सुरक्षा के मामले में भारत जो था वो पश्चिमी गुटों की ओर देख रहा था, निर्भर था। भारतीयों की तरफ भारतीय सेना का संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था, यानी भारतीय जो सेना थी उसका जो संगठन था वो ब्रिटिश पद्धति पर ही आधारित था। इसलिए हम ब्रिटेन के साथ हर मामले में पूरी तरह संबंधित थे। हमारी शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा पर आधारित थी। उच्च शिक्षित वर्ग पाश्चात्य देशों के प्रभाव में था। इस काल में भारत के व्यापारिक संबंध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से थे, यानी जो हमारी शिक्षा थी वह भी पाश्चात्य थी। इसीलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह भी पाश्चात्य देशों का समर्थक था, न ही जो व्यापारिक संबंध थे वह भी उनसे ही संबंधित थे, इसीलिए उनकी ओर झुकी हुई थी। भारत का लगभग 97% विदेशी व्यापार पश्चिम से होता था, यानी इन ब्रिटेन अमेरिकी देशों से 97% व्यापार होता था, अन्य देशों से सिर्फ 3% होता था। ब्रिटेन या अमेरिका से ही खास तौर से भारत को आर्थिक तकनीकी सहायता मिल रही थी, यानी इन देशों से ही भारतीयों को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिल रही थी। इस समय सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत की सहायता देने की स्थिति में नहीं था, यानी इस समय सोवियत संघ भारत को आर्थिक सहायता देने की स्थिति में नहीं था। भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा। इसका कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दे दी, क्योंकि उसका संबंध पश्चिमी गुट से था, जबकि पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान नहीं की, यानी भारत ने भी पूर्वी जर्मनी जो पूर्वी देशों के प्रभाव में था उसकी मान्यता दे दी, पश्चिमी को नहीं दी। कोरिया युद्ध के प्रारंभ से ही भारत ने पश्चिमी गुट का पक्ष लिया और उत्तरी कोरिया का आक्रामक राष्ट्र घोषित किया। इस प्रकार भारत में जो 1947 से 1950 तक की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वह पूरी तरह से ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ झुकी हुई नीति थी, क्योंकि शिक्षित वर्ग, सैनिक संगठन, व्यापार और पाश्चात्य प्रभाव उस समय लगातार जारी रहा। पश्चिमी देश जो रूस है उसका कोई ऐसा प्रभाव या न ही कोई आर्थिक सहायता दे सकता था। अतः आर्थिक मामले, तकनीकी मामले सारे के सारे पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। अतः इस समय तक जो भारत की विदेश नीति थी या गुटनिरपेक्षता थी वो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थी। उसके बाद देखेंगे 1950 से 1947 1950 से 1957 तक भारत की गुटनिरपेक्ष नीति किस प्रकार की है। इस काल में सोवियत संघ के प्रति भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, यानी अब सोवियत संघ जो रूस था उसके दृष्टिकोण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया उसके प्रति। इसका कारण था 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत में सोवियत संघ दृष्टिकोण काफ़ी उदार होने लगा। इस कारण इस काल में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कटुता आने लगी, क्योंकि 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक सैनिक संधि हुई थी, जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का निर्णय लिया। एक तरफ तो स्टालिन की मृत्यु हो गई रूस में, तो उनकी तरफ भारत का झुकाव हुआ और भारत का भी उनकी तरफ झुकाव हुआ। और वहीं अगले वर्ष 1954 में भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने अमेरिका से संधि कर ली, सैनिक संधि। उसके अनुसार पाकिस्तान को अमेरिका ने वृहद पैमाने पर अस्त्र शस्त्र मुहैया करवाए। गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया, यानी 1961 में जब गोवा से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने पुर्तगालियों का ही पक्ष लिया जो पुर्तगालियों के अधिकार में था। अतः अमेरिका की तरफ से रिश्तों में थोड़ी सी खटास आना प्रारंभ हो लिया, जबकि सोवियत संघ ने भारतीय नीति का हमेशा समर्थन किया। इस काल में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू सोवियत संघ की यात्रा तथा सोवियत नेताओं ने भारत की सद्भावना यात्रा की, यानी इसी समय नेहरू जी ने
सोवियत संघ की यात्रा की, तो सोवियत संघ के नेताओं ने भारत की यात्रा की। अतः दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ स्थिरता आई। भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार बढ़ा। भारत को सोवियत संघ से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। अब सोवियत संघ से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी और अमेरिका से नहीं हो रहा था, मिलने लगी। सोवियत संघ ने भारत की भिलाई इस्पात कारखाने के लिए आर्थिक तकनीकी सहायता दी, यानी भारत में इस्पात कारखाना भिलाई में लगा, उसमें तकनीकी सहायता भी उन्होंने प्रदान की। 1956 में स्वेज नहर पे संकट उत्पन्न होने पर भारत ने सोवियत संघ की भांति ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा भारत ने भी की। हंगरी की समस्या पर भी भारत की नीति सोवियत संघ को समर्थन करती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हंगरी की समस्या पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतिनिधियों ने सोवियत हस्तक्षेप की कटु आलोचना नहीं की। क्लियर? इस प्रकार सेकेंड वाले पार्ट में जब 50 से 57 तक का हम समय देखते हैं तो इस समय अमेरिका की जो नीति थी, अमेरिका के प्रति भारत की जो नीति थी वो उसके विरुद्ध अपोजिट होने लगी, वही सोवियत संघ की ओर झुकने लगी, जिसके कारण मैंने बताया पहला स्टालिन की मृत्यु, अतः सोवियत संघ भारत का समर्थक बनने लगा। तो वहीं 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान को बृहद पैमाने पर सैनिक सहायता मुहैया करवाई, जो भारत के लिए खतरा था। अतः गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगालियों का समर्थन किया, तो वहीं रूस ने भारतीयों का समर्थन किया। और इसी बीच नेहरू रूस गए और सद्भावना यात्रा की, तो रूस के मंत्री भी भारत आए और वहाँ पर उन्होंने सद्भावना यात्रा की। अतः दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी, तो वह दूसरे से पश्चिमी जो देश थे उससे किनारा करने लगा। आगे हम अध्ययन करेंगे 1957 से 1962 तक की नीति। 1957 से 1962 तक की नीति। ऐसा कहा जाता है 57 के बाद भारत की नीति पुनः पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी। इसके कारण थे 1957 के आम चुनाव में भारत के केरल राज्य में साम्यवादियों की विजय हुई। भारत में इस समय गंभीर आर्थिक संकट विद्यमान था। देश में खाद्यान्न तथा विदेशी मुद्रा की कमी ने भारत को बाध्य कर दिया कि वह पश्चिमी गुटों से मेलजोल बढ़ाए। इस काल में नेहरू ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की और पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध दबी जबान से करने लगे। यानी इस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो गई और केरल में साम्यवादी गुट जीत गया। अतः भारत में भारी खाद्यान्न की कमी हो गई। अतः महसूस होने लगा कि हमें पश्चिमी देशों की ओर वापस लौटना चाहिए। तो अतः नेहरू ने उनका समर्थन किया और वहाँ की यात्राएं की। और दूसरी बात, दबी जबान में उन्होंने साम्राज्यवाद का भी विरोध किया था, किंतु खुलकर विरोध नहीं कर पाए क्योंकि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल थी। इसके बाद अध्ययन करेंगे 1962 का चीनी आक्रमण तथा भारतीय गुट निरपेक्षता, यानी 1962। नवंबर 1962 में चीन आक्रमण के समय गुट निरपेक्षता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई, यानी जो नॉन अलायमेंट मूवमेंट था उसकी अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि ये सिद्धांत अक्षरतः भारत ने ही दिया था और उसी की अग्नि परीक्षा थी क्योंकि भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। नवंबर 1962 में चीन के आक्रमण के समय गुट निरपेक्षता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई। अनेक आलोचकों ने भारत की असंलग्नता की नीति की कटु आलोचना की, यानी अनेक जो अन्य देश थे उन्होंने भारत की जो असंलग्नता की नीति थी, सकारात्मक तटस्थता की नीति थी, इसकी कटु आलोचना की। कहा गया कि भारत की त्रिगुट नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रही है और कहा कि इस नीति ने भारत की जो रक्षा की बात थी वह इसमें नहीं कर पाई और पूरी तरह खरी नहीं उतरी। गोरवाला के शब्दों में विदेशी नीति का लक्ष्य राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करना होता है। सबसे बड़ा एक राष्ट्र की अखंडता है। इसमें हमारी नीति विफल सिद्ध हुई। दूसरी आलोचना के बाद यही थी कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन में शामिल न होकर भारत ने भारी भूल की। यदि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किसी सैनिक संगठन का सदस्य होता तो चीन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यानी ये कह रहे हैं कि भारत अगर पश्चिमी देशों के किसी सैनिक संगठन का सदस्य होता तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत पर वह आक्रमण कर दे, हमला करने की हिम्मत न करता। गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के साथ शांति सिद्धांतों पर आधारित है।
और इसी कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने में गौर उपेक्षा की। यानी हमने पंचशील के माध्यम से जो हमारी सुरक्षा है उसको मजबूत करने में बहुत बड़ी लापरवाही की, जिसके कारण हमें पराजय की और क्षति उठानी पड़ी। यानी भारत इस युद्ध में पराजित हुआ और उसे बहुत क्षति उठानी पड़ी। और यही कहा गया है कि निर्गुण नीति के कारण हम अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए, और इसी असंलग्नता की नीति के कारण हम अपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्र हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, जो भारत का समर्थन करते व भारत को मदद देते। हमने एशिया और अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी जो भी गुटनिरपेक्षता के देश है इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत ने उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनका साथ दिया। इसके विपरीत पश्चिमी देश इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी ने हमें तत्काल मात्रा में भारी हवाई सामग्री और रण सामग्री पहुंचाई। यानी इसके विपरीत हम जिन देशों के विरुद्ध थे और जिनके समर्थक बन रहे थे, एक बार उन लोगों ने हमें आर्थिक और रक्षा सामग्री मुहैया करवाई, अन्यथा किसी ने हमें सहायता मुहैया नहीं करवाई। आलोचकों ने यह भी कहा है कि हमारी निर्गुण नीति ही कही जाती है, किंतु जब हम साम्राज्यवादी गुट से संबंधित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे थे, उस गुट के देश हमारे प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं दे रहे थे। यानी जिसके साथ थे हम, वही हमें सहायता नहीं दे रहे थे। तो हमारी नीति को निर्गुण कहा जा सकता है। इस आलोचना के उत्तर में नेहरू ने कहा था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी सशस्त्र की सहायता ली उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं लगी, और बिना शर्त सहायता लेने को संलग्नता की नीति से दूर हटाना नहीं कहा जा सकता। यानी हमने कोई मदद मांगी नहीं थी, उन्होंने अगर मदद की है तो हम अपनी नीतियों से कोई अलग नहीं हटे हैं। नेहरू जी ये कह रहे हैं। हमले के बाद 6 नवंबर 1962 को भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत गोलब्रेथ ने स्पष्ट कहा, सैनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुटों में शामिल नहीं करना चाहते। यानी जो अमेरिका के राजदूत थे उन्होंने भी यही कहा कि हम भारत की सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों का समर्थक भी नहीं बना रहे हैं, और न ही हम भारत की असंलग्नता की नीति को बदलने के समर्थक हैं, और न ही हम भारत की असंलग्नता की नीति है उस पर दबाव डालकर उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। चीन आक्रमण के समय समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने कई बार कहा, अमेरिका भारत की तटस्थ नीति का स्वागत करता है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस तटस्थता की नीति का समर्थन किया। चीन आक्रमण के समय अमेरिकी वायुसेना 90 घंटे के भीतर 1000 टन रण सामग्री को अमेरिका से भारत पहुंचा दिया। यानी 90 घंटे के भीतर 1000 टन रण सामग्री अमेरिका ने भारत को मुहैया करवा दी। दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी अपने मिग देने तथा इसका कारखाना बनाने का वचन दिया। दूसरी ओर रूस ने भी भारत में युद्ध का कारखाना और मिग देने की बात कह दी। किसी एक गुट का सदस्य बन जाते तो भारत दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वयं कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में असंलग्नता की नीति भारत के लिए सर्वोत्तम है। यदि संलग्नता की नीति को छोड़कर भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता तो भारत चीन सीमा संघर्ष शीत युद्ध का एक अंग बन जाता। यानी भारत और चीन भी शीत युद्ध का एक अंग बन जाता और दोनों देशों से सहायता नहीं मिलती। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि भारत की अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, लेकिन असंलग्नता की नीति का परित्याग नहीं करेगा। यानी भारत ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, नेहरू जी ने, कि हम दोनों देशों से सहायता लेंगे, किंतु असंलग्नता की नीति को भी हम नहीं छोड़ना चाहते। इस प्रकार 1962 में ये घटनाएं घटी। नेक्स्ट 1965 पाकिस्तान। 1963 में सोवियत संघ के द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर स्पष्ट रूप से खुला समर्थन मिला। यह घटना भारत की निर्गुण नीति की एक शानदार सफलता कही जा सकती है। 1965 में भारत पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यानी जहां चीन के समय भारत को अमेरिका ने सैनिक सहायता दी या युद्ध सामग्री मुहैया करवाई, वहीं 1965 में
1954 में, जहां पाकिस्तान और अमेरिका के मध्य सैनिक संधि हुई थी। अतः दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ 1965 में, तो अमेरिका ने दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं कर देते उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि गुट में सम्मिलित होने पर भी पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं हुआ। 1971 में भारत सोवियत संधि तथा गुट निरपेक्षता, बांग्लादेश की क्रांति और तात्कालिक सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप दक्षिणी एशिया में उत्पन्न संकट के समय भारत सोवियत मैत्री भारतीय हितों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। अमेरिका और चीन के बीच भारत जैसे राज्यों के हितों की कीमत पर विकसित विधान के संदर्भ में भारत और सोवियत संघ का यह साझेदारी वरदान सिद्ध हुई। गुट निरपेक्षता की पवित्र दुहाई देने वाले ये स्वीकार करेंगे कि 1971 में भारत पाक संघर्ष के दौरान संधि का नया विश्वास, आत्मसम्मान और इस भूभाग पर अपनी हैसियत का एहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई। सोवियत संघ ने मैत्री संधि ने दक्षिणी एशिया व वस्तु स्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए तात्कालिक परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान दिया। सोवियत भारत मैत्री के संबंध में कतिपय क्षेत्रों में यह संदेह हो गया था कि भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं है। कई जगहों पर तो यह कहा जाने लगा कि नई दिल्ली मास्को की कठपुतली मात्र है, यानी जब भारत पाक संघर्ष हुआ तो अमेरिका ने दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए, किंतु रूस ने उसको सहायता मुहैया करवाई रही। इससे ये कहा जाता था कि दिल्ली मास्को की कठपुतली है, यानी दिल्ली का जो शासन चल रहा है वो मास्को द्वारा चलाया जा रहा है। भारत की कोई गुट निरपेक्षता की नीति नहीं है, वह एक देश का समर्थक बन गया है। मास्को की कठपुतली मात्र है और स्वतंत्र निर्णय का अधिकार को खो चुकी है, किंतु ऐसा आरोप निराधार सिद्ध हुआ। भारत कुछ समय के लिए सोवियत संघ के अति निकट आ गया था, या यूँ कहे कि परिस्थितियों ने उसे सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया था, किंतु अपने स्वतंत्र निर्णय को समर्पित कर दिया, ऐसा कहना सही नहीं है। उदाहरण के लिए भारत ने ब्रेजनेव द्वारा प्रतिपादित एशिया का सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध किया था। वस्तुतः भारत सोवियत संधि के समय मित्र उत्पन्न करती है, सैनिक संगठन, सैनिक गठबंधन नहीं। और मित्रों की खोज करना गुट निरपेक्ष नीति में निषेध नहीं है। 1975 का आर्यभट्ट, 1979 का भास्कर, 1981 का एप्पल, जहां भारत सोवियत संघ मित्रता का प्रतीक है, यानी इस समय ये उपग्रह थे जो भारत सोवियत संघ की एकता का प्रतीक है। 1975 में भास्कर, 1975 में आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर और 1981 में एप्पल, ये भारत और सोवियत संघ की मित्रता का प्रतीक था। हस्तक्षेप से नहीं बल्कि सोवियत हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर बल दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान से सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना की, यानी अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ ने कोई इंटरफेयर किया तो भारत ने उसकी भी निंदा की, परंतु भारत की नीति निश्चित ही विदेश हस्तक्षेप के विरुद्ध रही और अफगानिस्तान की सोवियत सेनाओं को वापसी का समर्थक रहा। क्लियर? इस तरह से इस समय में भारत चाइना के समय जब अमेरिका ने भारत पाक के दोनों के युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अमेरिकी गुट का समर्थक था, फिर भी उसे सैनिक सहायता मुहैया नहीं हुई। वहीं उस समय सोवियत संघ ने भारत की खूब मदद की। यहाँ तक कहा जाने लगा कि मास्को की सरकार दिल्ली में है, या दिल्ली की जो कठपुतली सरकार है उसका जो डोर है वो मास्को में है, किंतु ये स्पष्ट नहीं हुआ। भारत ने जो रूस की जो विदेश नीति है, अफगानिस्तान में जो सेना भेजी उसकी भी उसने घोर निंदा की। आगे देखेंगे असली गुट निरपेक्षता 1977 से 1979। अब गुट निरपेक्षता का अगला चरण देखेंगे, यानी इसमें भारत ने असली गुट निरपेक्षता का परिचय दिया। जनता पार्टी की घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता की बात कही गई थी। मोरारजी देसाई का कहना था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में विदेश नीति एक तरफ झुक गई थी, इस झुकाव को दूर करना ही असली गुट निरपेक्षता है। विदेश मंत्री वाजपेयी के शब्दों में, भारत को न केवल गुट निरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखाना भी चाहिए। उनके अनुसार असंलग्नता का मतलब है सर्व असंलग्नता, अर्थात सबके साथ जुड़े रहना, सबके साथ गठबंधन करना। जनता सरकार ने सोवियत संघ और अमेरिका के साथ कोई अपने संबंधों को महत्वपूर्ण ढंग से दक्षतापूर्ण निभाया। श्रीमती इंदिरा गांधी के आखिरी दिनों में सोवियत संघ के प्रति दिखने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्न किया, किंतु
इसका मतलब यह नहीं है कि जनता सरकार ने सोवियत संघ के साथ रिश्ते बिगाड़ लिए या अमेरिका के साथ नया अध्याय शुरू हो गया। यानी इस समय जो वाजपेयी जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं तो हमें वैसा दिखना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। जो इंदिरा गांधी के अंतिम दिनों में वह सोवियत रूस के साथ उनका ज़्यादा झुकाव था, उसको उन्होंने कम किया और इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका के साथ एक नया अध्याय शुरू कर दें। यानी वाजपेयी जी ने इस बात को दिखाया कि हम गुटनिरपेक्ष हैं और वैसा दिख भी रहे। अगला 1980 के बाद की गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता जनवरी 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पुनः प्रधानमंत्री का पद संभालने का अवसर मिला तो भारत की विदेश नीति में जो गति आई उसका प्रभाव सर्वत्र प्रकट होने लगा। न्यूयॉर्क में 1980 के अंतिम दिनों में भारत ने असंलग्नता गुट के मध्य बहुत सक्रिय प्रधानमंत्रियों एवं विदेश मंत्रियों के आपस में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, गिरते हुए मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया। 1981 में भारत के 98 असंलग्न देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य बिंदुओं पर विचार करने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराया। भारत ने 1977 देशों के सामूहिक अध्यक्षों के रूप में अन्य देशों के सहयोग से 1980 में लगातार इस बात का प्रयास किया कि विश्व के आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त संरचनात्मक एवं मौलिक असंतुलन के अभिशाप को अविलंब दूर किया जाए। मार्च 1983 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित करके भारत विश्व स्तर पर निर्गुट आंदोलन का प्रवक्ता बन गया। इस सम्मेलन में 101 राष्ट्रों ने भाग लिया। उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अगले 3 वर्षों के लिए निर्गुट आंदोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 1 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गुटनिरपेक्ष देशों के तैयारी सत्र में अध्यक्ष के नाते राजीव गांधी का भाषण निर्गुट आंदोलन के विश्व शांति की दिशा में दिलचस्पी उजागर करता है। बेलग्रेड में आयोजित निर्गुट सम्मेलन भारत के दृष्टिकोण के सभी प्रमुख घोषणाओं पर विशेष महत्व दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसके प्रस्ताव रखे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों में उन्हें यथार्थ स्वरूप स्वीकार भी किए गए। राजीव गांधी ने दक्षिणी सहयोग को अधिक से अधिक ठोस रूप प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। जकार्ता गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का सदस्य देशों से आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप सम्मेलन की अंतिम घोषणा में आतंकवाद, विशेषकर किसी भी देश द्वारा समर्थित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। कार्टगेना में आयोजित 11वां निर्गुट सम्मेलन 1995 में भारत ने पहल की पर सम्मेलन की घोषणा में आतंकवादी कार्यवाही को 2 टिप में निंदा की। आर्थिक संतुलन को दूर करने की मांग की। भारत के प्रधानमंत्री राव साहब ने शिखर सम्मेलन में कहा कि विकसित धनी देश निर्गुण देशों को अधिक ऋण उपलब्ध कराए, यानी जो निर्गुण देश हैं वो जो गुट में है उनको अधिक आर्थिक ऋण उपलब्ध कराए ताकि व्यापार के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करें। सितंबर में 1988 में डरबन में आयोजित 12वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें भारत की नाभिकीय परमाणु का खुलासा करते हुए श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाभिकीय हथियारों संपन्न राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे नाभिकीय हथियार अभी समय पर बातचीत करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ शामिल हों। 13वां शिखर सम्मेलन 2003 कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। हवाना में संपन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मापदंड अपनाए जाने का विरोध किया और कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यदि किसी प्रासंगिकता बनाए रखना है तो अतिवादी ताकतों के विरुद्ध संगठित होना होगा। यानी मनमोहन जी ने भी यही कहा कि अगर हम अपनी गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता की नीति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ये जो ताकतें हैं अतिवादी जो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, इनके विरुद्ध संगठित होना होगा। 15-16 जुलाई 2009 को शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 15वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार संबंधी वैश्विक चुनौतियों का सामना में
गुट निरपेक्ष के महत्व को उजागर किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को महत्व को उजागर किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012 के दौरान ईरान के तेहरान में आयोजित राष्ट्रों तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी सरकारों के प्रमुखों की 16वीं शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में, जिसका संयुक्त वैश्विक अभिशासन द्वारा चिरस्थायी शांति था, यानी इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष था वह चिरस्थायी शांति स्थापित करना था, का आयोजन पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका में गंभीर राजनीतिक उथल पुथल के बीच किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सम्मेलन में भाषण दिया कि इस दौरान स्थायी खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, गरीबी अपशमन, भूख और अभाव का उन्मूलन, महामारी का सामना करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्त के प्रबंध में संबंधित हमारे समय की केंद्रीय चुनौतियों को विशेष रूप से उल्लेख किया। वेनेजुला मार्गरेटा में संपन्न 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 2016 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने किया और वस्तुतः इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्र विदेश नीति, यानी देशों में स्वतंत्र विदेश नीति हो, उपनिवेशवाद का विरोध हो, सैनिक गुट का सदस्य न होना, महाशक्ति के साथ सैनिक गठबंधन न होना तथा किसी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न देना आदि सभी भारतीय विदेश नीति को आधार स्तंभ बनाए। इस प्रकार हमने देखा कि भारत की जो विदेश नीति थी वो सिद्धांत और व्यवहारिक रूप से किस प्रकार उसने कार्य किया, यानी सिद्धांत तो उसके ऐसा लगनेता थे, किंतु व्यवहार में वह कभी अमेरिका के पक्ष में रही, कभी सोवियत रूस के पक्ष में रही। और जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हमें गुट निरपेक्ष नीति ही नहीं अपनानी चाहिए, उसे व्यवहार में भी सिद्धांत रूप में वैसा दिखाना भी चाहिए। अतः उन्होंने ऐसा लगनेता की नीति का समर्थन किया। उन्होंने नेक्स्ट हमने देखा 1947 से 1950 तक की अमेरिका के प्रभाव में था। नेक्स्ट 1950 से 1957 तक वह रूस के प्रभाव में रहे। फिर 1957 से 62 तक वह अमेरिका के प्रभाव में रहे। चीन युद्ध में अमेरिका ने उसकी सहायता की, रूस ने भी उसकी भारत की सहायता की। पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने न पाकिस्तान की सहायता की न भारत की सहायता की। और 1977 से 97 तक उन्होंने तटस्थ नीति का बताया और 1980 के बाद उन्होंने इस नीति को यथावत जारी रखा। और इसके जो मुद्दे थे वो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार संबंधी आदि थे। उसके बाद इसमें स्वतंत्र विदेश नीति के अनुपालन की बात की गई, साथ ही उपनिवेशवाद का विरोध करने की बात की गई, सैनिक गुटों के सदस्य न होने की बात की गई और महाशक्तियों का साथ देने सैनिक संगठन बनाने की बात की गई, यानी नहीं बनाया जाएगा। अगला किसी भी महाशक्ति को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए भी अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी विविध बातों की चर्चा हमने की और भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति है उसके सिद्धांत और व्यवहार के जो बारे में विस्तृत रूप से हमने इस क्लास में जाना। साथ ही गुट निरपेक्षता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, इनका भी अध्ययन हमने किया। जहां इंदिरा गांधी जी सोवियत रूस के पक्ष में ज़्यादा हो गए और ये कहा जाने लगा उस समय कि भारत की जो दिल्ली की सरकार है उसकी जो डोर है, ये कठपुतली सरकार है, इसकी डोर है जो मॉस्को में है, यानी रूस के नेताओं द्वारा भारत की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो तय की जा रही है। ये बात इसमें कही गई। नेक्स्ट आगे भारत की विदेश नीति में बहुत परिवर्तन आया और उसमें तटस्थ कैसे रहा जाता है इस बात को भी विस्तृत रूप से बताया। भारत आज अगर हम देखा जाए तो क्या भारत की विदेश नीति तटस्थता की होनी चाहिए? अगर ऐसी बात थी तो भारत का अपना मत था, उन्होंने अपने मत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया और अन्य जो छोटे देश थे वह अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने नए प्राप्त किए थे, उनको एक मंच प्रदान किया और इनकी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने का, पहुंचाने का बहुत समर्थन किया। वहीं जब चीन युद्ध में बारी आई भारत की तो यह विदेश नीति भी, ये जो तटस्थता की नीति थी यह पूर्णतः असफल हुई, क्योंकि कोई भी देश ने भारत की मदद नहीं की, क्योंकि भारत उनकी जो स्वतंत्रता की बात के लिए लड़ रहा था, उनको सिद्धांत बता रहा था, उनको मंच प्रदान कर रहा था, पर उन्होंने किसी ने भी भारत की जब चीन से युद्ध हुआ था तो उन्होंने किसी ने मदद नहीं की। यह एक बड़ा गंभीर विषय है।
इसके आलोचक आलोचना समय समय पर करते हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट अगली जो हम क्लास पढ़ेंगे उससे आगे गुड निरपेक्ष नीति के बारे में और जानेंगे और इसका विशेष अध्ययन जारी रहेगा। जय हिंद।